गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम इकोनॉमिक्स का एक न्यू टॉपिक लेंगे, एग्रीकल्चर टॉपिक। कृषि क्षेत्र क्या होता है, इस पर बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का। तो आज हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर। कृषि। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट में रखा गया है, राज्यों की सूची में रखा गया है। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 46.1% लोग इंडिया में काम करते हैं। पीपल आर वर्किंग। ठीक है। इसके बाद एक और फैक्ट इसमें आता है, अभी ये 2024-25 का आंकड़ा है। ठीक है। 2024-25 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोगों के काम करने की संख्या है वो है 46.1%। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो है 16.1%। जीडीपी में योगदान, कंट्रीब्यूशन। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की सीमा क्षेत्र के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का बाजार भाव पर आंकलन अगर हम कर लें किसी एक साल में तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। तो जितना टोटल जीडीपी है उसका सिर्फ 16.1% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। ऐसे ही जो इंडिया की पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में से 46.1% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, जो टोटल लेबर फोर्स है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये है आज की कंडीशन। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की, अगर हम हिस्ट्री में जाएं और आज़ादी के समय की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 80 to 85% लोग काम करते थे। 80 to 85% और इतने लोग काम करते थे। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 55%। जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिपेंडेंस के टाइम 55% था। और लोग जो काम करते थे 80 to 85% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम फिक्स नहीं रहती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, तो ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सूची में आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है। प्राइमरी सेक्टर जो इकोनॉमी में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को रखा गया है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है। जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्ट होता है, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट फसल का उत्पादन होगा। और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, उद्योग के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तभी आपके देश के अंदर फूड सिक्योरिटी रहेगी। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा भी तभी आ पाएगी जब एग्रीकल्चर सेक्टर आपका विकसित होगा। सभी जो उत्पादन है वो इतना हो ताकि सभी के कंजप्शन के लिए भरपूर रहे।
ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। अब हम आते हैं सीधा डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। एग्रीकल्चर सेक्टर में मुख्य रूप से 3 तरह की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। ये 3 तरीके की फसलें एग्रीकल्चर सेक्टर में होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। इनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप होती है आपकी जुलाई टू अक्टूबर, और ये होती है आपकी नवंबर टू मार्च, और जायद होती है आपकी अप्रैल से जून। ये तीनों के टाइम पीरियड है। खरीफ फसल जो होती है वो जुलाई से अक्टूबर माह के बीच में होती है, और रबी क्रॉप जो होती है, गर्मी की फसलें जिन्हें कहते हैं, नवंबर से मार्च तक, और जायद फसलें होती हैं आपकी अप्रैल से जून तक। अब हम देखते हैं कि खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं, रबी कौन सी होती हैं और जायद कौन सी होती हैं। खरीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम खरीफ की बात करते हैं। खरीफ के अंदर आपका कॉटन आ जाएगा, ठीक है, राइस आ जाएगा आपका, मस्टर्ड आ जाएगा आपका, और कॉटन, राइस, मस्टर्ड, कुछ और भी फसलें हैं इसके अंदर, जैसे बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली। सोयाबीन, बाजरा और मूंगफली, ठीक है। ये खरीफ की फसलें होती हैं, कॉटन, राइस, मस्टर्ड, सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली, जवार भी है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं दोनों को। रबी की जो फसलें हैं हमारी, जो गर्मी के समय काटी जाती हैं, वो हैं हमारी वीट, ठीक है, जो वीट और मस्टर्ड। गाइस एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा हमें, इरेजर की जरूरत पड़ेगी। जो मस्टर्ड है इसमें, ये इसमें नहीं है, इसके अंदर है। वीट, मस्टर्ड, फिर आता है आपका चना, ग्राम मतलब चना, जौ, और ये हो गया सरसों। ये जो फसलें आपकी, ये रबी की फसलें होती हैं। मटर, ठीक है। ये फसलें जो हैं, वीट, मस्टर्ड, ग्राम, जौ, मटर, ये रबी की फसलें हैं। और जायद की फसलें होती हैं हमारी, जैसे बारिश में वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, और आपकी वेजिटेबल सब्जियां, ये होती हैं जायद की, ठीक है। ये 3 तरीके की फसलें हैं, इनका आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम इसके हिस्ट्री की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर में, कृषि की हिस्ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास 3 तरह की प्रथाएं थी। ज़मींदारी प्रथा,
महलवारी प्रथा और रैयतवारी, ये 3 तरीके की जो हैं प्रथाएं सिस्टम हिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जमींदारी प्रथा क्या होती है, महलवारी प्रथा क्या होती है और रैयतवारी प्रथा क्या होती है। जमींदारी जो प्रथा थी, इसके अंदर जमीन का जो स्वामी है वो जमींदार है। ठीक है, जमींदार जो है ऑनर है, यहाँ पे मालिक। महलवारी के अंदर एक विलेज का हेड चुना जाता है, गांव का एक हेड बनाया जाता है जो रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेजों को उस समय देता था। रैयतवारी के अंदर जो टेनेट्स है, किसान जो है वो स्वामी होता है, किसान ओनर होता है। मतलब डायरेक्ट रैयतवारी के अंदर टेनेट्स का और जो रेवेन्यू कलेक्शन जो रेवेन्यू देना है जिन्हें, उनका डायरेक्ट संबंध होता है, टेनेट्स का अधिकार होता है ज़मीन के ऊपर। तो ये 3 तरीके की प्रथाएं हिस्ट्री के अंदर हैं। अब इस सिस्टम को चेंज करने के लिए जो ये प्रथाएं थी, ज़मींदारी प्रथा जिसमें ज़मींदार मालिक है, महलवारी में विलेज का हेड चुना जाता था, फिर रैयतवारी सिस्टम आया जिसमें किसान को ऑनर बना दिया गया डायरेक्ट। तो इस यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स 1951 में, 1950 से 1951 में लैंड रिफॉर्म्स आते हैं, भूमि सुधार कानून। ठीक है, इसके अंदर भूमि सुधार कानून आते हैं जिससे कि जमीन जो लैंड थी, ये जो साहूकार लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होने की वजह से ये भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जिसके अंदर लैंड को डोनेट करने की बात करते हैं, लैंड को डोनेट करने की बात करते हैं। सीलिंग ऑन लैंड, मतलब एक अपर लिमिट लगा दिया लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, कि इससे ज़्यादा ज़मीन आप नहीं रख सकते। ठीक है, ये कानून लाए गए। कॉपरेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग कह सकते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, भूमि सुधार के अंतर्गत जो लैंड है, जो एक्सेस लैंड जिसके भी पास थी, जिसके पास ज़्यादा भूमि है, उसको कहा गया कि आप जो एक्सेस लैंड है आपके पास, उसको डोनेट कर दें। अब कुछ लोगों ने की, कुछ ने नहीं की, और जिन्होंने डोनेट की उन्होंने अपनी जो बंजर भूमि है वो डोनेट कर दी। कुछ लोगों ने नहीं की, क्यों? क्योंकि उन्होंने लैंड को, मतलब ये कॉन्सेप्ट था हिस्ट्री में कि लैंड को उन्होंने अपने मदर का दर्जा दिया हुआ था। करप्शन बहुत था सिस्टम में, इसीलिए भी भूमि सुधार जो कानून लाए गए वो फेल हो गए। पॉलिटिकल विल नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, जो राजनेता हैं उनकी भी इच्छा शक्ति नहीं थी कि भूमि लैंड रिफॉर्म्स जो हैं सही से लागू हों। तो ओवरऑल क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स फेल हो जाते हैं। अब लैंड रिफॉर्म्स फेल हो गए, और लैंड रिफॉर्म्स फेल होने के बाद कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। हरित क्रांति मेनली किससे रिलेटेड है? फूड से। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है फूड से रिलेटेड है। 1965 से 1966 में हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आता है एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। एम.एस. स्वामीनाथन, इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया जाता है हरित क्रांति, कि ग्रीन रेवोल्यूशन करें, मतलब फूड के प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और फूड प्रोडक्शन के अंदर इसमें जो फसलें ली गई, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये 4 फसलें थी। मेनली इन 2 फसलों का उत्पादन जो है बहुत
काफ़ी बढ़ जाता है 72 मिलियन टन से 72 मिलियन टन से 142 मिलियन टन इतना उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, 1965-66 में जब ये हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसके दौरान जो इंडिया में फसलों का उत्पादन है, फूड प्रोडक्शन हमारा बढ़ करके 72 मिलियन टन से 142 मिलियन टन हो गया। इसका प्रभाव मेजरली जो हमारे नॉर्दर्न एरिया हैं इंडिया के, उनके अंदर देखने को मिला। जो नॉर्थ साइड है इंडिया की, उसमें इसका इफेक्ट ज़्यादा हुआ और क्रॉप प्रोडक्शंस ओवरऑल बढ़ता है। उसके अंदर मेजरली वीट और राइस का प्रोडक्शंस काफ़ी मात्रा में बढ़ा। एम एस स्वामीनाथन को हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं, और नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, नॉर्मन बोरलॉग, ये यूएसए के साइंटिस्ट थे, इनको हम विश्व में वर्ल्ड लेवल पर जो रेवोल्यूशन लाए इसमें, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशंस, वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इनको जाना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। और एम एस स्वामीनाथन को इंडिया के अंदर हरित क्रांति लाने का क्रेडिट इनको मिलता है, एम एस स्वामीनाथन को। अब आते हैं नेक्स्ट, जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन है, पहली हरित क्रांति, इसके अंदर हमने देखा कि फूड प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। फूड प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, क्यों? पहला रीज़न, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उन्नत किस्म के खाद बीज यूज़ किए गए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ की गई, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, इरिगेशन के मेथड्स को डेवलप किया गया, और ओवरऑल फूड प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है ये काम करने से। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशंस, ये सब हमने यूज़ किया, तो फूड प्रोडक्शन हमारा, मैंने बताया 72 मिलियन टन से कितना हो गया, 142 मिलियन टन। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा सक्सेसफुल रहा। अब हम आते हैं सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं साथ साथ। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम एवरग्रीन या फिर रेनबो रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, एवरग्रीन या फिर रेनबो रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया के राष्ट्रपति रहे 2003 से 2004 में, इन्होंने ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशंस लेकर के आते हैं, और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय हम डॉक्टर अब्दुल कलाम को देते हैं। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बायोपेस्ट यूज़ करते हैं हम, बायोपेस्टिसाइड्स। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने यूज़ किया पेस्टिसाइड्स, इस बार हम बायो वर्ड इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल, जो नेचुरल खाद है उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पर इरिगेशन और अच्छा किया गया, ठीक है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया। ओके, और यहीं से हमने कुछ कैश क्रॉप्स भी उगाना स्टार्ट किया, कैश क्रॉप्स। तो ओवरऑल जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसका प्रभाव कंप्लीट पूरे इंडिया के अंदर पड़ता है। जो कंप्लीट इंडिया की बाउंड्री है, पूरे संपूर्ण भारत के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलता है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशंस का। इसमें ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी हमारा सक्सेसफुल रहा,
मगर इसमें एक और चीज़ को हमने समझना होगा, फूड सिक्योरिटी जो है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद भी हमारी जो खाद्य सुरक्षा थी वो उसमें कुछ चूक रही, ठीक है, खाद्य सुरक्षा में फिर भी कुछ चूक रही, तो हम यहाँ पर लेकर के आते हैं NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंदर हम जन जन तक पहुँचाने के लिए जो फूड है, वीट, राइस और कोर्स सीरियल्स, ये जन जन तक पहुंचाने के लिए हर इंसान इनका कंजप्शन कर पाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम PDS के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इस स्कीम के अंडर हम NFSA के रूल मुताबिक 1 रुपये kg वीट, जो अंत्योदय योजना थी हमारी, 2 रुपये kg राइस और कोर्स सीरियल्स, ठीक है, ये मतलब इनको सब्सिडी प्राइस पर हम लोगों तक देते हैं, लोगों को सब्सिडी प्राइस पर राशन शॉप के माध्यम से, जो राशन डिपो, राशन शॉप हैं, उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं NFSA में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। ये 2013 में आया था, ठीक है। और इसके अंदर एक और स्कीम है कि 6,000 रुपये लैक्टेटिंग मदर्स, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उनको दिए जाएंगे। प्रेग्नेंट वुमन को जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसे 6,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। और न्यूट्रिशन की सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें भी उनको मुहैया करवाई जाती हैं। अंत्योदय योजना जो स्कीम है हमारी, जिसके अंडर में हम ये वीट, राइस, कोर्स सीरियल्स देते हैं, तो वह सब यहाँ पर इनको दिया गया। और NFSA में एक और क्लॉज है कि जो राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड जो है महिला के नाम पर हो, ठीक है, ताकि महिलाओं को उसका बेनिफिट मिल सके। अब आते हैं नेक्स्ट, एक इसमें एग्रीकल्चर पॉलिसी आती है, एग्रीकल्चर, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में, ठीक है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को, क्रॉप प्रोडक्शन को दोगुना करने की बात की हमने। जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसलों का उत्पादन है, उसे डबल करने की बात हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 को आप पढ़ लेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, ओके, और भी फूड प्रोसेसिंग की हम इसमें बात करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोगों की इनकम है, आय काफ़ी कम है एग्रीकल्चर में, तो ये इनकम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, जैसे हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट पर फोकस करके हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है हमारा, जैसे कैटल रीडिंग वगैरह, पशुपालन, इस पर जोर दिया जा सकता है। फिशिंग जो सेक्टर है हमारा, वो भी एग्रीकल्चर से डायरेक्ट लिंक्ड है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेट कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन आता है उसका स्टोरेज प्रॉपर हो, ओके। फूड प्रोसेसिंग का मतलब है इसमें रॉ मटेरियल डायरेक्ट ना सेल करके रॉ मटेरियल को हम यूज़ कर लेते हैं कोई सेकंड प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ से वेजिटेबल आपको मिली और वेजिटेबल का यूज़ आपने कर लिया अचार बनाने में, ठीक है, और अचार बना करके आप सेल कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग, मतलब फूड को प्रोसेस करके फिर सेल करना।
तो इस तरीके से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम को बढ़ाया जा सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मोटा मोटा कमी है वो ये है कि लोगों को लोन ना मिल पाना प्रॉपर, ठीक है। हालांकि एमएसपी भी अनाउंस किया गया है, खरीफ की जो फसलें हैं इंडिया में उनके लिए एमएसपी है, ठीक है। और कुछ और फसलें भी हैं जिनके लिए एमएसपी सरकार ने अनाउंस किया गया। एमएसपी एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस और तीसरा है हमारा इशू प्राइस। ये 3 तरीके के प्राइस होते हैं। या आपने न्यूज़ में सुना होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो किसानों को एमएसपी दिया जाता है फसल के लिए बिफोर सीडिंग, मतलब फसल बोने से पहले ही एमएसपी अनाउंस किया जाता है। प्रोक्योरमेंट प्राइस हार्वेस्टिंग से पहले अनाउंस किया जाता है। हार्वेस्टिंग मतलब फसल कटने से पहले, फसल कटने से पहले। और इशू प्राइस जो है ये जब गवर्नमेंट के पास फसल पहुंच जाती है, गवर्नमेंट स्टोर कर लेती है, स्टोरेज हो जाता है उसका, बाद में जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आता है तो उसे एमआरपी पर सेल किया जाएगा, या फिर राशन शॉप पर जो जाता है, राशन शॉप पर, तो सब्सिडी प्राइस पर भी उसे दिया जाता है। तो ये इशू प्राइस 2 तरीके से होते हैं। एक तो एमआरपी पर सेल करना, मार्केट के अंदर जब गवर्नमेंट सेल करती है, जब प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी रहती है कि उस प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में करे। और या फिर राशन शॉप से आप जो लेते हैं वीट, राइस, ये सब आपको सब्सिडी प्राइस पर दिया जाता है, तो उसे हम इशू प्राइस कहते हैं। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको लेकर के किसानों ने काफ़ी धरने किए, काफ़ी आवाज़ उठाई और काफ़ी फसलों के अंदर एमएसपी सरकार ने अनाउंस किया हुआ है, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और किसानों को कम से कम जो एक फिक्स मूल्य फसलों का मिल पाए। प्रोक्योरमेंट प्राइस जब गवर्नमेंट को स्टोरेज करना होता है, स्टॉक करना हो गवर्नमेंट को किसी कमोडिटीज़ का, तो वो प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस करती है। और जब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल को क्रॉप को स्टोर करना हो एफसीआई के माध्यम से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम होता है ये सीएसीपी के कहने पर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके दिशा निर्देश पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बफर स्टॉक मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मेंटेन करेगा। किसके कहने पर? सीएसीपी के। कौन करेगा? एफसीआई। सीएसीपी इसको दिशा निर्देश देगा, एफसीआई बफर स्टॉक मेंटेन करेगा और फिर प्रोक्योरमेंट प्राइस पर इसे खरीद लेता है, ठीक है। और फिर प्रोक्योरमेंट प्राइस पर खरीदने के बाद ये एमएसपी से थोड़ा ज़्यादा होगा। ध्यान ये देना है कि एमएसपी से ज़्यादा होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है। और इशू प्राइस प्रोक्योरमेंट प्राइस से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब्सिडी भी दी जाती है, इसीलिए वो कम भी हो सकता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो इस टॉपिक के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं। एपीएमसी। एपीएमसी क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एपीएमसी एक मंडी की तरह काम करता है। जैसे मंडी होती है जहाँ पर अनाज को सेल किया जाता है, क्रॉप को, फसल को जहाँ पर पहली बार सेल किया जाता है, उस मंडी को कहते हैं एपीएमसी। ये हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको खोला गया सरकार के द्वारा, ताकि किसान अपनी फसलों को आसानी से बेच सके।
APMC के अंदर किसानों को और भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कैंटीन है, वहाँ पर स्टोरेज की फैसिलिटी है, वेयर हाउसिंग, ठीक है, वाटर की फैसिलिटी और रोड फैसिलिटी, ठीक है। ये सब फैसिलिटी मुहैया करवाई जाती हैं किसानों को, ताकि वो APMC के अंडर मंडी में डायरेक्ट क्रॉप को सेल कर सकें, फसल को सेल कर सकें, ठीक है। और APMC भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसानों की फसल को सेल करने में। इसके बाद जो क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं वहाँ पर हम चलते हैं। हम सीधा एक क्वेश्चन देखा गया यहाँ पर कि फसलों का जो उत्पादन है उसके अंदर राज्यों की क्या भूमिका है। राज्यों की भूमिका क्या है, मतलब स्टेट का क्या रोल है फसल में। कौन सी स्टेट किस फसल के प्रोडक्शन में अग्रिम भूमिका में है। जैसे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे व्हीट का प्रोडक्शन है, ठीक है, और शुगर केन का प्रोडक्शन है, ओके। ये स्टेट वाइज हम इनका इंडेक्स देख सकते हैं, कौन सी स्टेट किस कमोडिटी के प्रोडक्शन में अग्रिम भूमिका में है। राइस के प्रोडक्शन में यूपी ऊपर है सबसे। एमपी के अंदर आ जाती हैं आपकी दालें जितने भी हैं, ठीक है, पल्सेस, सोयाबीन वगैरह, ये सब दालें जो हैं एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती हैं। महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में कॉटन जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में है, इस तरीके से। फिर आप देखेंगे मेज, मक्का जो होता है, इसके अंदर एमपी है सबसे ऊपर। मक्की जो होती है उसके प्रोडक्शन में एमपी सबसे ऊपर है। इसके अलावा कुछ और हैं यहाँ पे, सीरियल्स में उत्तर प्रदेश है। सीरियल्स जो मोटा अनाज है उसमें उत्तर प्रदेश, यूपी। वेस्ट बंगाल में जूट जो है वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। और ऑयल सीड्स राजस्थान में, ऑयल सीड्स को हम कहते हैं तिलहन, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। और वीट उत्तर प्रदेश में आ गया, ठीक है। तो ये था कुछ जो फसलों के अकॉर्डिंग जो है कौन से राज्य फर्स्ट प्लेस पर हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो रेवोल्यूशन है, क्रांतियों के नाम क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति हम फूड प्रोडक्शन को में कहते हैं, फूड प्रोडक्शन, ठीक है। खाद्य वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसे हम हरित क्रांति का नाम दे देते हैं, हरित क्रांति के। मिल्क को हम श्वेत क्रांति, जो वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, वाइट रेवोल्यूशन, सफ़ेद क्रांति। ऑयल सीड्स येलो, ठीक है, पीली क्रांति तिलहन में। और फिर आ जाता है ग्रे, जो हमारी ग्रे कलर है वो फर्टिलाइजर्स के लिए है, खाद बीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हैं हमारे पास, जैसे गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है।
हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है हमारा गोल्डन और सिल्वर एग से, जो सिल्वर क्रांति है वो है एग, जो अंडा है इसके लिए। और पर्पल है लेवेंडर, ठीक है। और ब्राउन क्रांति है मसालों के लिए, जो आपके मसाले हैं, मसाले जो होते हैं सब्जी में डालने वाले, वो ब्राउन कलर से, ब्राउन क्रांति उनको कहते हैं हम। पिंक हम कहते हैं श्रिम्प, ठीक है, जो फिश श्रिम्प के लिए यहाँ पर है पिंक। श्रिम्प, ठीक है। ये है टोटल क्रांतियाँ जो आपको याद रखनी है। इनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये लेवेंडर जो है एक फूलों के फूल होता है, ठीक है। तो ये जो सब क्रांतियाँ हैं इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे इस टॉपिक में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके साथ हमारा एग्रीकल्चर टॉपिक जो है लगभग समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ इसका, जो हमने आज रीड किया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया के अंदर इसे स्टेट लिस्ट में रखा गया है। काफ़ी बैकवर्ड इसे माना जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं और जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। जो लोगों के काम करने की संख्या वो है 46.1% टोटल लेबर फोर्स का, और जो लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो इसका सिर्फ 16.1% है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने काफ़ी स्कीम्स भी हैं इससे रिलेटेड, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, आप देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। स्कीम्स काफ़ी हैं इसमें, किसान क्रेडिट कार्ड भी खोले गए। और इसके साथ जो काफ़ी हमने जो एक्ट्स पढ़े हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है, एपीएमसी क्या है, इसके अंदर कितने तरीके की फसलें हैं और कौन सी फसल के प्रोडक्शंस में इंडिया ऊपर है, कौन सी फसल के कॉन्टेक्स्ट में राज्यों की क्या भूमिका है, ये सब हमें अच्छे से रीड करना होगा। एक क्वेश्चन इसमें और रह गया हमारा कि मिल्क के प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है, ये ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया जो है फर्स्ट प्लेस पर है, पहले स्थान पर। और एग के प्रोडक्शन में हम सेकंड पर हैं। एग के प्रोडक्शन में हमारा इंडिया का प्लेस है सेकंड, अंडे के केस में। और मीट के प्रोडक्शन में हम 5वें नंबर पर हैं। मीट में हम 5वें स्थान पर हैं। और वूल में 9वां स्थान है और फिश में 3rd। ऊन जो है वूल, इसमें 9वां स्थान है। और फिश के प्रोडक्शन में, मछलियों का जो प्रोडक्शन है उसमें इंडिया 3रे स्थान पर है। ये थे सभी फैक्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आएंगे। कोई क्वेश्चंस है तो आपका कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।